हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीएचएसएल 2020 की स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। लगभग 3 महीने आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, तो किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो हमें सिलेक्शन से दूर लेके चली जाती हैं। हमें लगता है हम मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने पाथ से भटक के कहीं और ही मेहनत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेस्ट वीडियो हो। अगर आप CHSL 2020 एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपकी कोई भी क्वेरी ना बचे, आपको पता हो क्लियर रास्ता क्या है सिलेक्शन तक पहुंचने का, और उस रास्ते पे चलते चलते आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाओ। राइट, तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन एवरी सिंगल पॉइंट विल बी कवर्ड। हम वैकेंसीज के बारे में बात भी करेंगे, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स क्या रही हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में इन डिटेल। तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। एसएससी CHSL का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल में होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी 3.5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, धीरे धीरे प्रिपरेशन करके दे लेंगे एग्जाम को, तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ अभी से चलना पड़ेगा, ठीक है, और एक रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचोगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कंपटीशन कितना है इस एग्जामिनेशन में। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज शुभम जैन। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2017 एग्जामिनेशन एंड सिलेक्टेड इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, और जो स्ट्रेटजी होती हैं या फिर एग्जाम जॉब्स के बारे में जो भी डिटेल होती है, क्या है, या फिर कोई नई वैकेंसी निकलती है, उसके बारे में सारा अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हो। रेफरल कोड याद रखना है RB10, जिससे कि सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आप SSC, UPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं SSC एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। मेरा कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में आएगा, क्या अभी से हम SSC CHSL 2020 की तैयारी करें, क्या हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। इसका आंसर है यस, और इसका आंसर है नो। यस उन लोगों के लिए है जिन्हें इस एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, जो एक्चुअली में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना। अगर आप सोचते हो कि मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, बस फॉर्म तो भर ही दिया मैंने, पेपर में जाके अपीयर हो जाऊंगा, देख लूंगा जितने नंबर है उस हिसाब से आगे का डिसीजन ले लूंगा, साथ ही साथ मैंने 5 फॉर्म और भर रखे हैं, बीच बीच में वो भी देता रहूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अगर CHSL एग्जाम की बात करें 2019 में फॉर्म भरने वाले कितने लोग थे, 41 लाख लोग थे, और जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास 5000 के आसपास हैं। 2019 में भी और 2020 में भी यही ट्रेंड रहने वाला है। तो अगर आप एक नॉर्मल तरीके से चलोगे कि हाँ थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा घूम लिए, ठीक है, तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर है, ठीक है। CHSL एग्जाम क्लियर करना कोई हंसी खेल नहीं है, ठीक है। इवन Tier 1 क्वालिफाई करना CHSL का CGL से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन Tier 1 में बहुत ज़्यादा होता है इसमें। राइट, क्योंकि 41 लाख फॉर्म भरेंगे, Tier 1 को क्वालिफाई करने वाले सिर्फ 50,000 कैंडिडेट्स हमारे पास होंगे। 1% लोग ही Tier 1 को क्वालिफाई करेंगे, और जो Tier 1 को क्वालिफाई करेंगे उसके 10% लोग फाइनल जॉब तक पहुंचेंगे, और उसमें अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज भी होती हैं, तो बहुत चीज़ें हैं। राइट, तो सबसे पहले तो आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, मैं डेडिकेटेडली 8 से 10 घंटे रोज का पढ़ूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे ज़्यादा भी पढ़ूंगा विदाउट एनी ब्रेक, तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, कैट वगैरह के एग्जाम दिए हुए हैं, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, उनके लिए आसानी रहेगी ऑब्वियसली। लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड के लोग हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनका एप्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं रहा है, मैथ्स भी नहीं थी 10th क्लास में, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है वो 3 महीने में अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे ना कर पाए, क्योंकि एप्टीट्यूड डेवलप होने में टाइम लगता है। इंग्लिश, जिनकी बेसिक सेंटेंस का मीनिंग जो नहीं समझ सकते, वो एकदम 3 महीने में तैयारी नहीं कर सकते, उन्हें साल भर लग जाता है आराम से तैयारी करने में। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो मतलब या तो आप इस एग्जाम की पहले से तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, एप्टीट्यूड के बारे में भी कुछ नहीं पता आपको, राइट, एप्टीट्यूड का कोई एग्जाम आपने नहीं दिया, कोई आइडिया नहीं है किस तरह का पेपर होता है, तो आपके लिए मुश्किल है 3 महीने में तैयारी करनी। आप दोगे, कट ऑफ मान लो Tier 1 की क्लियर होगी, फाइनली आप फाइनल सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के आपने पहले गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स दे रखे हैं, ठीक है, बेसिक इंग्लिश आपको आती है, सेंटेंस का मीनिंग समझ आते हो, वोकैबुलरी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी से भी तैयारी करोगे तो सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
डेडिकेटेडली कैसे स्टडी करनी है, किन रिसोर्सेज को यूज करना है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये 2020 की वैकेंसीज है, ठीक है। 4726 वैकेंसीज है, अब तक की मिनिमम वैकेंसीज आई हैं। मतलब 2019 में भी इससे ज़्यादा थी, 2020 में इससे और ज़्यादा थी, 2018 में इससे और ज़्यादा थी, 2017 में और भी ज़्यादा थी। मतलब धीरे धीरे वैकेंसी सीएचएसएल में रिड्यूस ही हो रही हैं और इस बार 4726 वैकेंसीज है, राइट। इसी हिसाब से आपको इनमें से ही एक होना है। और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हो। यूआर कैटेगरी की अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2180 वैकेंसीज में ही आपको अपना एक स्थान पाना है। और उसमें भी अगर आपको अपना ड्रीम लोकेशन चाहिए तो मार्क्स अच्छे होने चाहिए, रैंक ऑल इंडिया रैंक अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अपनी होम स्टेट में जॉब मिलेगी, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो मेहनत तो बहुत करनी है, उसके लिए रेडी रहोगे तभी सिलेक्शन तक पहुंचोगे। ये 2019 का डाटा है, जैसे कि मैंने बताया 41 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 40 लाख अपीयर हुए थे और वैकेंसीज थे हमारे पास इतनी। सिलेक्शन रेट आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये मजाक वाली चीज़ तो है नहीं कि हम आराम से चलेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। और चीज़ें 2021 में और ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि सीजीएल 2020 की बात करें, यहाँ पे हमें पैटर्न पता है, हमें पता है तैयारी कैसे करनी है, तो हम कर लेंगे। लेकिन 2021 से क्या होगा, सीईटी होने वाला है, उसका भी एक तक एग्जाम पैटर्न नहीं पता, वो पहली बार एग्जाम दिया जाएगा, उसमें रेस्पॉन्सेज कैसे होंगे, उसमें मर्जिंग भी होगी, सिर्फ सीएचएसएल वाले नहीं, सीजीएल वाले भी सीईटी देंगे और बाकी अदर बैंक एग्जाम्स वाले भी सीईटी में अपीयर होंगे। तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन हो सकता है आपको और ज़्यादा बढ़ जाए उस टाइम पे, राइट। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है अपना 100% लगा के 2020 में ही सिलेक्शन लें और पूरी जान लगा दें। आप नया साल स्टार्ट होने वाला है, नए साल में बस लग जाओ कि हाँ इस एक साल मुझे देना है, अपनी जॉब पानी है। अगर पैटर्न की बात करूं, एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है। 4 सेक्शन होते हैं आपके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, 100 क्वेश्चन टोटल हो गए। 200 नंबर में से मेरिट निकाली जाएगी, टीयर 1 की कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो हर एक सेक्शन की वेटेज बिल्कुल बराबर है, ठीक है। सही करने पे हर एक क्वेश्चन को आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, अगर हम बात करें, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग में 50 नंबर का पेपर है तो 40 लाने ही लाने हैं वरना आप कट ऑफ फेल हो जाओगे, जनरल अवेयरनेस में 20 नंबर लाने ही लाने हैं तभी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इस एग्जामिनेशन में। ओवरऑल 200 में से स्कोर देखा जाएगा और अगर हम बात करें जो आपका स्कोर होगा नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। तो इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट वाले एस्पिरेंट्स को बैलेंस कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर आसान आ गया तो आपके मजे आ गए, नहीं, ठीक है। आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, इजी शिफ्ट में हुआ तो लगभग सेम से रह जाएंगे, राइट। तो बैलेंसिंग होगी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलेगी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और विद टाइम हम देख रहे हैं एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ही बात करूं, 2019 के पेपर देखेंगे सीएचएसएल के, बहुत सारे पेपर ऐसे थे कि आपने पूरे साल कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करी, तब भी इस एग्जाम के अगर क्वांट के पेपर को दोगे तब भी आप क्लियर कर जाओगे, 50 में से 40 प्लस ले जाओगे, 40 ले जाओगे। और पेपर ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी है, 50 में से 20 नंबर भी लाना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि पेपर के लेवल बहुत ज़्यादा वेरी करे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन है कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रखना है। आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया उसमें भी मैं एवरेज से ज़्यादा स्कोर करूँ, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिले और मैं अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच जाऊँ। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? पैटर्न समझना जरूरी है। अब जब हम तैयारी करेंगे, देखो 3 महीने हैं, अगर आपने ज़्यादा प्रीवियस नहीं पढ़ रखा तो 3 सेक्शन पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्योंकि इन तीनों सेक्शन की वेटेज अगर हो गई 200 में से 150, अगर 150 में से आप 135 प्लस इन तीनों सेक्शन में ला सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप कट ऑफ तो क्लियर कर जाओगे और उसके साथ साथ आप एक अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हो और सिलेक्शन के चांसेस आपके इन तीनों सेक्शन से कहीं ना कहीं बन जाएंगे। जीके सेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वेटेज को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि अगर 3 महीने में इसकी तैयारी करते हैं तो हम श्योर नहीं हो सकते हम कितना स्कोर करेंगे। हमारा टारगेट इसमें रहेगा कि हम 20 से 25 नंबर तो कम से कम जीके में भी लेके आए, एक एवरेज स्कोर लेके आए, और बाकी इन तीनों सेक्शन में हमें एक्सेल करना है, क्योंकि जितने टाइम में आप जीके में 20 से 30 नंबर तक तैयारी करोगे, इतने में इन तीनों सेक्शन की पूरी तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत कम टाइम में तैयारी हो जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन तैयारी की जा सकती है सीएचएसएल के हिसाब से, क्योंकि मेंस में क्वांट नहीं आ रहा। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की भी अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड हो, एक सिंगल सोर्स बता दूंगा, वहाँ से आप तैयारी कर लेना, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चलूँ आगे, एग्जाम पैटर्न समझ आ गया। मैंने कहा 3 सेक्शन पे हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ हमें 3 सेक्शन से क्लियर करनी है, और जीके में जो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे वो हमारा बोनस होगा, ठीक है, वो हमें जॉब तक लेके जाएगा। ये 2018 की कट ऑफ है, 2019 टीयर 1 की अभी तक कट ऑफ नहीं आई है। 2018 की आप अलग अलग कैटेगरीज की कट ऑफ देख सकते हो। 2018 का पेपर सीएचएसएल का काफी अच्छे लेवल का आया था, 2019 का पेपर थोड़ा सा लेवल डाउन था 2018 से। तो अगर हम बात करें, ये हमारी कट ऑफ गई है,
तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ऑल्दो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद थी, 2018 में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे नॉर्मलाइजेशन में, तो यही कट ऑफ आप अपने दिमाग में रखो जब तैयारी कर रहे हो। अगर यूआर की 135.6 चीज़ आ रही है और अगर आप मॉक देते हो इस एग्जाम में, तो टारगेट आपको होना चाहिए कि 150 प्लस मिनिमम, 150, 155, 160। ठीक है, कट ऑफ से आपको कोशिश करनी होती है कि 20 से 25 नंबर में एज लेके चलूं, जिससे कि फाइनल जॉब तक तो पहुंच जाऊं। क्योंकि इसके बाद टीयर 2 होगा, वो एसए लेटर का होता है, 100 नंबर का पेपर और होता है, जिससे फाइनल मेरिट बनेगी। तो उस 100 नंबर में काफ़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन ये 200 नंबर में से 150 नंबर हमारे हाथ में है 3 सेक्शन के। उन तीनों में अच्छा स्कोर करना है, जीके में जितने मिल गया, तो हमें कोशिश करनी है कि अपना जो रोज 200 में से स्कोर है वो 155, 160 का लेके चलना है रिजर्व कैटेगरी से। बाकी कैटेगरीज में भी आप 20-20 नंबर ऊपर कर लो, उस हिसाब से आइडिया लगा लोगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसकी। अब हम एक एक करके सारे सेक्शंस को लेके चलेंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये आपका सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अर्थमेटिक और एडवांस्ड पोर्शन दोनों ही पूछे जाते हैं। अब अर्थमेटिक पोर्शन और एडवांस्ड पोर्शन में क्या क्या आता है वो एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सारा एडवांस्ड मैथ्स में आ जाता है आपका। और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, डीआई, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये अर्थमेटिक का पोर्शन हो जाता है। तो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूंगा तो अर्थमेटिक तो आपका बैंकिंग एग्जाम से भी पूछा जाता है, लेकिन एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में दोनों ही पोर्शंस आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, तो हमें सारे ही तैयार करने होते हैं। तो वेटेज 25 क्वेश्चन आएंगे, तो वेटेज सभी चैप्टर्स की लगभग कुछ ऐसी रहेगी। तो ये वेटेज दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये हमें तैयार नहीं करना होता। चलूँ आगे। यही आपकी सीजीएल, सीएचएसएल की वेटेज दोनों की सेम ही रहती है। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, देखो सबसे पहला तो है आपको किसी मेंटर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तैयारी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सेल्फ स्टडी नहीं की जा सकती, बट इट विल टेक मोर टाइम। अगर आप खुद ही तैयारी कर रहे हो तो लॉजिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्लियर नहीं होंगी, तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा सीखने में। तो आप क्या कर सकते हो, क्रैश कोर्सेज की मदद ले सकते हो क्वांट सेक्शन के लिए। ठीक है, क्रैश कोर्स देख लिया किसी टीचर का, उसके बाद बुक ले ली, प्रीवियस ईयर की बुक आती है, राकेश यादव सर की आती है, किरण की आती है, कोई सी भी आप ले लो एक बुक और उनसे अपनी रिवीजन करते रहो, मतलब उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो किसी भी मेंटर का क्रैश कोर्स करने के बाद। अगर क्रैश कोर्स नहीं करते, आप फुल कोर्स करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको कोई अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हो जिसे एग्जाम के पैटर्न की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसने खुद एग्जाम निकाला हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उनका फुल कोर्स देखा, क्योंकि वो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें एडेड होंगे। उनका फुल कोर्स जो करा आपने क्वांट सेक्शन का, उसे एक बार रिवाइज कर लिया वही पीडीएफ को, और एक बार रिवाइज तो साथ के साथ करना, एक बार और रिवाइज करना एग्जाम से पहले, 2 बार उनकी रिवीजन कर ली साथ के साथ, उसके बाद आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट में भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस को खुद सोल्व करना है बेसिकली प्रैक्टिस के नाम पे, और फिर आगे मॉक टेस्ट पे मूव कर सकते हो, वहां से तैयारी कर सकते हो। बुक्स लोगे तो उस केस में बुक्स भी ठीक है, उससे बुक से प्रैक्टिस करना चाहो तो बुक से भी कर सकते हो। तो ज़्यादा मैं बुक रिकमेंड नहीं कर रहा, कोई भी बस एक बुक लेनी है आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये ले लो या जोन सी मिल जाए आपको वो ले लो। ठीक है, ये वाली मिल जाए तो ये वाली अच्छी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आईबी के लिए भी मैंने बुक बताई थी, वो अर्थमेटिक की थी, राकेश यादव सर की। बाकी यहाँ पे आप ये 75 इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों मिल जाएगा, ये वाली बुक ले लो, 2020 तक के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी टीचर से कोर्स पढ़ने के बाद, या किसी भी टीचर से आपने पढ़ लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको सोल्व करने हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वांट सेक्शन के, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 एंड टीयर 2 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सीपीओ 2020 के पेपर्स। ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी में ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका इन पे होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंट के हैं। ठीक है, तो ये पेपर्स कर लेना। एक कोर्स आपने कर लिया कहीं से भी, क्रैश कोर्स या फिर फुल कोर्स, और कम टाइम है आपको देखना, देखो 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, कोर्स चल रहा है आपका 7 महीने में और 7 महीने में आप नहीं कर पाओगे कंप्लीट। ठीक है, तो 3 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, सारी चीज़ें आपको करनी है। तो बहुत लिमिटेड पढ़ सकते हो आप सीएचएसएल के लिए, बहुत वाइड नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो इतना करना है। और ये पेपर्स तो आपको सोल्व करना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, बाकी सारे ही टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ हैं, ये सारी एक्सेस कर दोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो सीएचएसएल के टॉप 4 शिफ्ट्स के पेपर हैं, जो सबसे हार्ड शिफ्ट्स थी सीएचएसएल के, जो मुश्किल क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आएगी सोल्व करते टाइम, उनका सॉल्यूशन मैंने अकेडमी पे करा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियोज आप देख सकते हो। सीएचएसएल के टीयर 2 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी मैंने अकेडमी पे करा रखे हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, वो बाद की चीजें हैं, अगर आप तैयारी कर चुके हो उसके बाद ये वीडियोज हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, अभी के लिए शायद नहीं। तो वीडियो को आप इसे सेव करके रख लेना, इस वाली वीडियो को, जिससे कि फ्यूचर में भी एग्जाम से थोड़े टाइम पहले भी आप एक बार देखो कि क्या क्या चीज़ें आपकी हो गई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, और दोबारा वीडियो पे जाके आप उन्हें कवर कर लो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत सारी क्लास पीडीएफ बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। अब बात आती है जैसे क्वांट सेक्शन है, तो क्वांट सेक्शन की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी पता होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन को कम टाइम में कैसे करें। तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है
50+ कैलकुलेशन ट्रिक्स करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एसएससी सीजीएल कंप्लीट क्वांट करके बहुत सारे चैप्टर्स पूरे भी पढ़ा रखे हैं, और वहाँ पे सबसे पहली वीडियो आएगी 50+ कैलकुलेशन ट्रिक्स, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। 3-3.5 घंटे की जितनी भी ट्रिक्स पॉसिबल है जो क्वांट में लगती हैं सारी की सारी उसमें बता रखी है, ठीक है। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा कैलकुलेशन को लेके, ठीक है। इट विल बी अ फन, मतलब ये वीडियो बर्डन की तरह नहीं लगेगी आपको, मजा आएगा देखते टाइम कि हाँ अच्छा ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो वो देखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स कवर करने हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स मैंने बेसिक्स से करा रखे हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो वो सारे चैप्टर्स की वीडियोज भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो एज ऑफ नाउ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैलकुलेशन की, देखो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद कर लो, जो आपको बहुत काम पड़ेगा। 22 का टेबल, 25 का टेबल और 36 का टेबल। 36 का टेबल मेंसुरेशन में भी काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है, तो 36 का टेबल इसलिए अलग से लिख रहा हूँ। 22 का टेबल आपका मेंसुरेशन में काम आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, तो उसकी जरूरत पड़ती रहती है 22 की, ठीक। तो 22 का टेबल, 36 का टेबल, 25 का नॉर्मली आपको याद होगा, 1 से लेकर 20 तक के टेबल, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर 1 से लेकर 40 तक कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है, ठीक है। जब आप मैथ्स करने लग जाओगे तो आपको समझ आएगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। बाकी 40 से लेके जितने भी स्क्वायर्स बनेंगे 1000 तक के, उसके लिए जो मैंने कैलकुलेशन की वीडियो बताई है वही देख लोगे, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही सेकंड्स के अंदर मन में निकाल लोगे। 40 तक के याद कर लेना, उसके बाद के सारे निकाल लोगे, 1000 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली हमारा 100-120 तक के स्क्वायर तक की जरूरत पड़ती है बीच बीच में क्वेश्चन के अंदर, वो सारे आपके उसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। क्यूब की बात करें, 1 से लेके 20 तक, 22 तक का क्यूब मैं रिकमेंड करता हूँ। वैसे जनरली लोग 1 से 10 तक कहते हैं, मैं 22 तक रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जब आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे 21 के क्यूब, 22 के क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे क्यूब याद कर लेना 1 से लेके 22 तक के, आगे जाके मदद मिलती रहेगी, क्वेश्चन देखते ही आंसर मारोगे बहुत सारे। और प्रैक्टिस कितनी करनी है, डेली की 15 मिनट कैलकुलेशन को दो। बेसिक कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करते रहो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 19 का टेबल आपको याद नहीं हो रहा, तो आपने कहा 19 157 से मल्टीप्लाई करना। पहले तो 19 का टेबल पूरा यहाँ पे साइड में लिख लिया अपना, 19, 38, 57, 76, 95, पूरा का पूरा टेबल ऐसे लिख लिया आपने। और उसके बाद जैसे ये याद करना है, ये मल्टीप्लाई कर लो, इसे 1, 3, 2, 5 ले लिया, 19 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे 3-4 बार मल्टीप्लीकेशन आप प्रैक्टिस कर लो कि टेबल याद हो जाएगा। बेसिक से रटना मुश्किल है आज के टाइम पे टेबल, ठीक है। बचपन में हम रट ले लेते हैं, अब नहीं रट पाएंगे, तो हम ऐसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप रट जाएगा टेबल। तो इस तरह से आप टेबल्स याद करो अपनी, ठीक। तो ये पूरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस करी कि किस तरह से आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। और बाकी मैथ्स के लिए अगर आप अनअकैडमी में मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा कोर्स भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप वो सारा एक्सेस कर सकते हो। और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको अनअकैडमी पे मिलता है, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, अभी 29 तारीख से काफ़ी सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, अलग अलग वाइफ स्टडी का अलग बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और ये 2-3 बैच और लॉन्च हो रहे हैं, सारे के सारे बैचेस आपको एक ही सिंगल प्लान के अंदर मिलते हैं, ठीक। और आपको कोड यूज करना है RB10, जिससे कि सभी प्लान्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि इसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा, इसके बाद यही प्लान्स आपको थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे। तो अगर आप CGL CHSL एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो CHSL एग्जाम तो आपका 4 महीने बाद ही है, तो CHSL के लिए खाली अगर आपका टारगेट CHSL एग्जामिनेशन ही है तो आप 3 से 6 महीने वाला प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। वरना रिकमेंडेड यही होता है कि आप 12 या 24 महीने वाला प्लान सेलेक्ट करें, क्योंकि इसके बाद CGL भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगले साल बाई चांस 1% कुछ रह जाता है, 1-2 नंबर्स हैं, तो CET का पैटर्न आएगा, तो उसके लिए भी कोर्सेस आएंगे, तो सारे के सारे एक ही प्लान में आपको मिल जाएंगे। तो 12 से 24 महीने वाला प्लान आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, ठीक है, SSC एग्जाम को सब्सक्रिप्शन क्लिक करके RB10 कोड यूज करके आप ये प्लान एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये एक सीक्वेंस में आपकी तैयारी चल जाएगी, वरना मैं आपको और चीज़ें भी बता ही रहा हूँ साथ के साथ। बाकी मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट फ्री में आपको अनअकैडमी पे करा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क चैप्टर भी फ्री में अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में करा रखा है, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। तो 40-50% कोर्स तो आपका मेरा फ्री में ही मिल जाएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। 28 से 30 तारीख को मेरी फ्री क्लासेस होंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, 2 PM से 3:30 PM की 1.5 घंटे की 3 क्लासेस है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट खत्म करेंगे। और पूरा कोर्स जैसे मैंने बताया रिकॉर्डेड फॉर्म में क्वांट सेक्शन का अवेलेबल है, और अनअकैडमी प्लस मेंबर्स हो आप ऑलरेडी तो उसे एक्सेस कर करके से उसकी PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और उस पूरे कोर्स को भी देख सकते हो। अर्थमेटिक का नया बैच स्टार्ट होगा 11 जनवरी से। यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक का है, एडवांस्ड का आपको रिकॉर्डेड अभी ऑलरेडी चल रहा है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम उसमें करेंगे स्टार्ट 2 जनवरी से, राइट। तो ऑलरेडी एडवांस मैथ्स का ऑनगोइंग है, उसके बाद अर्थमेटिक का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। 80+ फ्री वीडियोज मेरी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अनअकैडमी मिल जाएंगी, वो भी देख सकते हो। अब बारी आती है रीजनिंग की। ये हमारा पूरा सिलेबस रीजनिंग का है। देखो रीजनिंग में करना क्या है आपको, ये सारा सिलेबस किसी भी टीचर का आप यूट्यूब पे सर्च करते हो या अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में सर्च करते हो या पेड क्लासेस में कैसे भी करते हो, रीजनिंग का बेसिक कोर्स आप किसी भी टीचर से कर लो।
और ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। मैं इसमें रीजनिंग में एक काम करना, बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है आपको चीज़ों को। ऐसा मत करना कि रीजनिंग खोल के बैठा मैं एक ही चैप्टर को से कोई सब चैप्टर निकाल लिया और उसी में 6-7 घंटे का मैं वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ। नहीं, रीजनिंग का बहुत लिमिटेड कोर्स है। बहुत मुश्किल चीज़ें रीजनिंग में एसएससी एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊँ, जब मैंने तैयारी करी थी 2017 के टाइम पे, रीजनिंग मैंने हर 1 महीना मुश्किल से रीजनिंग की तैयारी करी होगी। और उसके बाद अगर रिवीजन की बात करूँ, पूरा रीजनिंग का कोर्स रिवाइज करने में मुझे 2 घंटे लगे थे बस एग्जाम से पहले। तो बहुत लिमिटेड कोर्स है, ठीक है। बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जैसे जैसे बुक देते रहोगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स भी रिकमेंड नहीं करता मैं। टीचर से क्रैश कोर्स कर लिया, मॉक टेस्ट डायरेक्टली दे सकते हो और आप अच्छा कर सकते हो रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो एक कोई भी क्रैश कोर्स आपको यूट्यूब पे मिले, कहीं भी मिले, आप वहाँ से कंप्लीट करें अपना, या फिर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे मिल ही जाएंगे पूरे। एक ही प्लान के अंदर सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं, तो पूरे साल भर तक जितने भी टीचर्स हैं इंडिया के सारे से आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ से कर लिया या कहीं से भी करा, आपने रीजनिंग का क्रैश कोर्स अपना कंप्लीट करा। और उसके बाद आपको कोई एक प्रीवियस ईयर की बुक अगर ले सकते हो तो ले लो, नहीं भी लोगे तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहा कि ले ही लो, नहीं भी लोगे चल जाएगा, लेकिन ले लो तो अच्छा है, ठीक है। वरना कोई दोस्त हो जिसके पास ये बुक्स वगैरह हो, उनमें से 1-2 चैप्टर की फोटोकॉपी करवा लेना, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे सीरीज वाली टर्म्स होती है ना हमारे पास, ठीक है, 1, 8, 27 इस तरह का होता है कि यहाँ पे क्या टर्म आएगी, फिर आगे 125, जैसे यहाँ पे 64 आ जाएगा। इस तरह के मिसिंग टर्म वाले हो गया हमारे पास, सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, ओड वन आउट वाले हो गए। इनमें ज़्यादातर गलती होने के चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक कई बार समझ नहीं आता। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसका प्रीवियस ईयर सा किसी से PDF क्या कहते हैं फोटोकॉपी करा लेना, 1-2 चैप्टर वहाँ से कर लेना, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस काउंटिंग फिगर्स की कर देना। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी लगती हैं, ठीक है। कुछ लॉजिक्स होते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, वहाँ से काउंटिंग फिगर की एक वीडियो देख ली तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। और ये वाली कर ली और एनालॉजी, इनकी प्रैक्टिस करनी है बस आपको रीजनिंग में। बाकी ज़्यादा चैप्टर्स पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ये प्रीवियस ईयर की बुक अगर आप ले सकते हो इनमें से कोई सी तो एक ले लेना, ठीक है, अच्छा है, उनसे प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वरना इनसे काम चल जाएगा। और एसएससी सीपीओ 2020 के पेपर्स आ चुके हैं, उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी है। वहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन अलग से कंपाइलेशन बना दी थी, तो रीजनिंग की वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। CHSL के भी प्रोवाइड कर देते, CHSL के भी देख सकते हो। बाकी ये जो CGL 2018-2019 है, CHSL 2018 और 2019 के पेपर सोल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट वो हैं। और सीपीओ 2020 के पेपर सोल्व कर लेना रीजनिंग के लिए, ठीक है। लिमिटेड पेपर्स हैं, प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना, वरना आपने किसी टीचर से क्रैश कोर्स कंप्लीट कर ही लिया, उसके बाद डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे भी शिफ्ट कर सकते हो। इन चैप्टर्स की अलग से प्रैक्टिस और मॉक्स बस, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन वाटर इमेजेस के क्वेश्चंस, मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, डाइस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, डायरेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मत लगाना, ब्लड रिलेशन के भी इवन। तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार लॉजिक क्लियर हो गया ना, कर ही लोगे आप सारे के सारे क्वेश्चन। तो इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, क्लॉक कैलेंडर, फोल्डिंग, फिगर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, वो सारे मतलब बहुत फ्री के नंबर मिलते हैं उनमें, राइट। डाइस के क्वेश्चन में फ्री के नंबर मिलते हैं, एक तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लॉक कैलेंडर की बात करें, जैसे क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास टोटल, उसी से सारे क्वेश्चन क्लॉक के होने हैं। कैलेंडर की बात करूँ, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होती है, 1-1 घंटे की वीडियो भी देख लोगे उससे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना रीजनिंग में ज़्यादा। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मेंटर्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, आप बहुत कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, राइट। तो अगर जो भी मेंटर आपको पसंद है, ठीक है, आप वो मेंटर चूज करें जनरल अवेयरनेस के लिए और उनसे सारी चीज़ें कवर करें। इसमें सारी चीज़ें आएंगी, आपकी जनरल साइंस भी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाती है, कंप्यूटर्स भी इवन आता है। तो उसके लिए एक सिंगल बुक अगर मैं रिकमेंड करूँ तो लूसेंट की बुक ले लेना, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेटेस्ट एडिशन लेना जिससे कि करंट अफेयर्स की भी कुछ चीज़ें कवर हो जाए। लूसेंट की लेटेस्ट एडिशन की बुक ले लेना, वरना प्रीवियस ईयर की भी एसएससी की ले सकते हो, ठीक है। वरना रिकमेंडेड, मोस्ट रिकमेंडेड तो मेरे हिसाब से यही है कि एक लूसेंट वाली बुक ले ली, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर्स होंगे, एक फ्लो में सारी चीज़ें नहीं चल रही होंगी, इसमें पूरी थ्योरी मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें इकोनॉमिक सेक्शन बेकार है, इकोनॉमिक सेक्शन को छोड़ देना इसमें से, बाकी सारे सेक्शंस आप इसमें से पढ़ सकते हो। लेकिन 3 महीने खाली इस बुक को ही लग जाएंगे अगर इस बुक से ही तैयारी करोगे, राइट। तो ये बुक 3 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगी अगर खाली यही बुक लेके बैठोगे आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए जीके के लिए आपको मेंटर्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप थोड़ा सा सर्च करोगे यूट्यूब पे, कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे आपको टीचर्स के, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वरना कोई कोर्स आपने ले रखा है वहाँ से पढ़ सकते हो, अनअकैडमी से कर सकते हो, कहीं से भी आप जीके में मेंटर्स की हेल्प तो उनके क्लास नोट्स, क्योंकि वो एसएससी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार पूछी जाती है वो अच्छे से करा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि क्लास नोट्स भी आप पढ़ के जाते हो कि उसमें से ही 20 नंबर आ गए आपके 50 में से, तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। उसमें से करंट अफेयर्स के कर लिए 10 नंबर, तो अगर 25-30 तक भी पहुंच जाते हो जीके में तो इससे बहुत अच्छा स्कोर मान के चलना जीके के लिए, है ना। ये लो स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है 50 में 25-30 भी, ठीक।
बाकी अभी तो करंट अफेयर्स की वेटेज ज़्यादा बढ़ रही है, मिसलेनियस पोर्शन की ज़्यादा वेटेज बढ़ रही है, तो करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वहाँ से आप कोई भी एक अच्छा चैनल पकड़ो। लास्ट के 3 महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका एग्जाम अप्रैल में है, तो आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक के करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से करना है। ये भी कैसे करना है, मंथली कंपाइलेशन की वीडियोज मिल जाएंगी आपको, उन वीडियोस से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वीडियो सुन लेना, मैगजीन पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का। किसी भी एजुकेटर की जैसे जनवरी खत्म हुआ उनकी मंथली कंपाइलेशन की वीडियो आएगी, वो वीडियो देख ली, ठीक। उसके बाद फरवरी की देख ली, मार्च की देख ली, उन्हें बार बार दो बार एक वीडियो को देख लिया, और उसके बाद उनके नोट्स स्क्रीनशॉट ले लिए, या उन्होंने अगर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी उससे रिवीजन कर ली। ये 3 महीने तो आपको ऐसे करना है। रोज रोज करंट अफेयर्स में टाइम नहीं देना, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि रोज का 1 घंटा करंट अफेयर में इन्वेस्ट कर पाओ। सारे सेक्शंस बेकार हो जाएंगे, बहुत बेकार स्कोर करोगे एग्जाम में, ठीक। करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशन इन 3 महीने की। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स पूरे साल भर के करना करंट अफेयर्स के। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, गेम्स, ट्रॉफी, चीफ मिनिस्टर, रीनेमिंग ऑफ कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, इंडिया रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अवार्ड्स फर्स्ट इन इंडिया, डांस फॉर्म्स, ठीक है, क्लासिकल एंड फोक डांसेस, उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। ये सारी चीज़ें कवर कर लेना, ठीक है। हेड क्वार्टर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ठीक है, उनका जो चेयरमैन प्रेसिडेंट जो भी है वो कौन है इस टाइम पे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं करंट अफेयर्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है बहुत अच्छे से। अगर इतना भी कर लेते हो आप पिछले 3 महीने की कंपाइलेशन, बाकी पूरे साल भर के ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जीआई टैग्स भी आते हैं करंट अफेयर्स में, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, भूगोल, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स में। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने ये बता दिया। बाकी कोई आईफा अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर्स हो गए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अवार्ड्स वगैरह अच्छे से करने हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पद्मा अवार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, राइट। सो भारत रत्न, ये सारे के सारे अवार्ड्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। करंट अफेयर्स के पूरे साल भर के होने चाहिए, बाकी 3 महीने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो अच्छे से करनी ही है। मंथली कंपाइलेशन करना, रोज रोज करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। लिमिटेड वेटेज होती है एसएससी एग्जाम्स में, यूपीएससी के तरीके अलग होता है करंट अफेयर्स का, एसएससी में इतना नहीं करना होता। सो ऐसे करोगे करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के एक सेट में आएंगे। 5 क्वेश्चन मान के चलो करंट अफेयर और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई मिला के 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, और 10 में से आप 6 से 8 नंबर स्कोर कर सकते हो बहुत कम मेहनत के साथ। और 10 नंबर करने के लिए तो पूरे साल में भर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा टारगेट ये है 5 क्वेश्चन आए तो 3 से 4 क्वेश्चन आप इतना ही कर लोगे तो उससे आ जाएंगे, ठीक है। पहले भी हुआ जब मैंने बीच में कुछ कंपाइलेशन आपको करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करी थी 2018 में, 2019 में, तो उसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन मैंने 8-10 वीडियो 10-10 मिनट की डाली थी एग्जाम से पहले, उसी में ही आप सब कह रहे थे कि एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं उसी में से, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड, अगर हमें एग्जैक्ट पता होगी क्या एसएससी की डिमांड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अच्छे से एनालाइज करे हो, तो आप समझ जाओगे किस तरह से तैयारी करनी है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन है वो एक बार देखना जरूर, मौका लगता है। बाकी जो एसएससी ने ऑफिशियल जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दे रखा है वो ये चीज़ें लिख रखी हैं, तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हो। सारे सेक्शंस, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सब कुछ ही पूछा जाता है आपके एसएससी एग्जाम में, तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर की वेटेज रही हैं, ठीक है, ये आप वेटेज देख सकते हो कि किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। अगर मैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो सिलेबस में बस यही लिखा है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, और हिज हर बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड। सो इसमें हम देख लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए कौन सी बुक आपको रेफ़र करनी है। देखो, अगर आपके पास ये अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बख्शी बुक है तो ये ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर आप नई बुक लेने चाहते हो तो आप ये वाली बुक रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, केडी कैंपस की नीतू सिंह मैम की बुक आती है, ये वाली बुक ले लेना, ठीक है। इसमें ग्रामर कर लेना, इससे वोकेबलरी कर लेना, और एक दूसरी बुक और लेनी है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस के लिए। ये आती है आपकी प्रीवियस ईयर की एमबी पब्लिकेशन की बुक, ए.के. सिंह सर के द्वारा, ठीक है। ये पुराना एडिशन का प्रिंट है, यहाँ पे 2020 तक के मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसमें पेपर्स। तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सारे प्रैक्टिस कर लेना। स्टार्टिंग में इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, वो अच्छे से यहाँ से कवर कर लेना। तो इंग्लिश के लिए 2 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, इनसे आप कर सकते हो अपनी तैयारी। बाकी शुरुआती दौर पर आप क्या कर सकते हो, अपनी वोकेबलरी के लिए वर्ड पावर मेडी जी बुक के वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे आपको यूट्यूब चैनल्स पे, तो उनके वीडियो सोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो वर्ड पावर मेडी जी के, ठीक है। तो कुछ वोकेबलरी आपकी डेवलप हो जाएगी, इंटरेस्ट बनेगा आपको वोकेबलरी के अंदर। ये कर लिया, और उसके बाद आपने इसके लिए बुक लेने की जरूरत नहीं है, वर्ड पावर मेडी जी बुक समझ नहीं आएगी। अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो सर के ऊपर से जाएगी बुक, तो बस आपको इसके वीडियो सोल्यूशन देखने हैं और कुछ नहीं करना, बुक लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इंग्लिश के लिए एक ये वाली बुक ले लेना, पहले तो प्रायोरिटी पे ये वाली बुक रखना, ये वाली इसमें ग्रामेटिकल रूल्स कर लेना इससे।
ग्रामर पोर्शन पढ़ लेना, बाकी किसी टीचर से कर रखा है तो यहाँ से खाली प्रैक्टिस कर लेना, इसके पीछे वोकैबुलरी सेक्शन भी दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं वहाँ वो कवर कर लेना। और उसके बाद मौका लगते ही ये प्रीवियस ईयर की बुक आती है प्रैक्टिस सेट, यहाँ से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेना। CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL CPO सभी के प्रैक्टिस सेट्स लगा लेना टाइम मिलते। सो ये हमारा इंग्लिश के बारे में है। और अगर मैं बात करूँ अभी 3 महीने हैं, सबसे पहला सबसे ज़रूरी चीज़ है रूटीन। आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा, आप किसी भी लेवल पे हो तो टारगेट आपका यही होना चाहिए कि दिन में 8 से 10 घंटे मुझे पढ़ाई के लिए निकालने ही हैं। जो जॉब वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वो 4 से 5 घंटे भी निकालें ठीक है, लेकिन वही है कि कंपटीशन तो बहुत है, तो 100% आपको अपना देना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे अपनी तैयारी के लिए ज़रूर निकालें, बिल्कुल भी इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। आप मन लगा के पढ़ो 8 से 10 घंटे, ठीक है। एक बंदा जो 4 घंटे पढ़ रहा है 3 महीने तक, वो कितना पढ़ेगा? 3 महीने में 120 दिन होंगे, 120 एवरेज में 120 दिन में अंदर अगर हम बात करेंगे 360 घंटे पढ़ेगा। वहीं जो बंदा 8 से 10 घंटा पढ़ेगा, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो वो यहाँ पे 720 घंटे पढ़ लेगा, तो इससे डबल तैयारी हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो ये डेली का ये मत करना कि 3-4 घंटे में अपना स्टॉप करके रख दिया हमने, बस इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ा जाता है, नहीं। दिन का 8 से 10 घंटे का रूटीन बनाओ। पहले दिन पढ़ोगे दिक्कत आएगी, दूसरे दिन पढ़ोगे कम फिर दिक्कत आएगी, लेकिन 4-5 दिन तक लगातार पढ़ने की हैबिट बनाओगे, दिमाग एडजस्ट हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ आपको पढ़ना ही है, तो आदत बन जाएगी पढ़ने की, ठीक है। तो पहले दिन अगर दिक्कत आ रही है 2 से 3 घंटे पढ़ा, अगले दिन रोज 1-1 घंटा बढ़ाओ 1-1 हफ्ते तक, और आप देखोगे 1 हफ्ते के बाद लगभग आप 6 घंटे तक तो पहुंच ही जाओगे, रोज का 6 घंटे पढ़ने का। उसके बाद धीरे धीरे अपने को पुश करोगे तो 8 घंटे और 10 घंटे तक भी पहुंच सकते हो। लोग 12-12 घंटे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। अब जो ब्रेक लोगे, ब्रेक में एक चीज़ का ध्यान रखना, मूवी मत देखना, टीवी मत देखना, क्योंकि मूवी आपने लगा ली 2 घंटे की मूवी चलेगी, तो आप जब तक मूवी खत्म नहीं होती आप देखते ही रहोगे उसे, तो ब्रेक लंबा चला जाएगा, उसके बाद आपका टाइम शेड्यूल सारा बिगड़ जाएगा। तो अपना रूटीन बनाओ कि हाँ कम से कम एक टारगेट सबसे पहला कि इतने घंटे तो पढ़ना है, और छोटे छोटे अपने लेवल्स में ब्रेक करो। सिलेबस आपको पता है, आप लेवल्स बनाओ कि हाँ इतने दिन में मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, क्वांट का ये करना है, जीके का ये करना है, इंग्लिश का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और रीजनिंग का इतना करना है। जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप इंग्लिश सेक्शन को उठा रहे हो तो रोज का टारगेट बना लो कि 20 मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, 20 वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने हैं मुझे, और साथ ही साथ जो मोस्टली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, या ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है 20 की, तो वोकैबुलरी में इतना करूँगा रोज़ का, कि इसके लिए मैं अपना 1 घंटा डिवोट करूँगा अलग से वोकैबुलरी का। 1 घंटे में मैं ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ूंगा, एक दिन ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ूंगा, या फिर 2-3 दिन तक लगातार ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ के एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा, फिर उससे अगले दिन 1 दिन में मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगा। तो एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि इंग्लिश सेक्शन का रोज़ का 2 घंटे निकाल लिया मैंने, 3 महीने हैं, तो रोज़ का 2 से 3 घंटे मैं पढ़ूंगा इंग्लिश सेक्शन के लिए। और अगर मैं बात करूँ, वो डिपेंड करेगा कि आपका लेवल कैसा है, वरना 2 घंटे भी दिन का निकालोगे ठीक है। क्वांट सेक्शन के लिए आपको 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। इंग्लिश के लिए 2 घंटे निकाल लिए। रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के लिए आपको 1.5 महीने तक 1.5 घंटा निकाल लोगे, हो जाएगा उसमें। तो या फिर मैं कह सकता हूँ 2 महीने तक आप रोज का 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकाल लो तो भी बहुत है, 6 घंटे हो गए। बाकी जितना पोर्शन कर सको 2 या 4 घंटे वो जीके के लिए निकाल लिए। इतना करोगे 3 महीने में काफ़ी बेहतर हो जाओगे। आप जहाँ पे हो आज पोजीशन जो आपकी है उससे कहीं बेहतर हो जाओगे। CHSL के बाद CGL एग्जामिनेशन भी है, उसका पैटर्न भी सेम है, उसमें भी यही चीज़ काम आएंगी आपकी। और कोई और एग्जाम IB का फॉर्म निकला हुआ है उसके एग्जाम देते हो, उसमें भी तो यही चीज़ें पूछी जा रही है, कुछ अलग थोड़ी पूछा जा रहा है उसमें। तो सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे आपकी एक साथ ही हो रही है, क्योंकि एप्टीट्यूड ही सभी एग्जाम्स में है। छोटे छोटे स्टेप्स रोज लोगे तो विद टाइम बिग रिजल्ट्स देंगे आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कैसे करना है, बेस्ट टाइम टू स्टडी की बात करूँ तो जो मुझे टाइम पसंद है वैसे वो होता है मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड खाली होता है बिल्कुल। तो इसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं वो लंबे टाइम तक रहती है। और मॉर्निंग में क्या पढ़ें, सबसे पहले वोकैबुलरी याद करने का मन नहीं करता, राइट। इंग्लिश में पढ़ना बोरिंग सा लगता है, नींद आती है, तो वो कर लिया। जीके पोर्शन पढ़ना बोरिंग लगता है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मॉर्निंग बिल्कुल फ्रेश माइंड है तो वो चीज़ें जो हमें बोरिंग लगती हैं वो कंप्लीट करनी है। और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होगा आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग कभी भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके लिए हम मज़ा आता है उन्हें पढ़ने में, तो इंटरेस्ट बना रहता है। तो सबसे पहले जीके और रीजनिंग करनी है, जीके और क्या कहते हैं वोकैबुलरी वाला पोर्शन, उसके बाद पूरे दिन का रूटीन रीजनिंग क्वांट कभी भी कर सकते हो। एक ये तरीका भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि सुबह उठ के हमने मुँह हाथ धोया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद 2 घंटे पढ़ लिया, और उसके बाद जब टाइम मिला फिर मैंने क्या करा, दोबारा नहाना धोना करना है, और एक एक्चुअल ब्रेकफास्ट जो लेना है, सुबह तो हल्की सी चाय वगैरह पी लिया, कुछ भी ले लिया, हल्का सा दूध ले लिया, उसके बाद 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद नहाया धोया, और फिर दोबारा सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि घर वाले देर उठेंगे अगर आप जल्दी उठ रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ गया, तो इसमें ना आपका रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। तो ये जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, पहले हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, तो इसमें 1-1.5 घंटा हमारा 1 घंटा आराम से वेस्ट हो जाता है, राइट। तो अब क्या करना है, हमें सुबह उठ के थोड़ा सा बस मुंह धो लिया अपना, थोड़ा सा पढ़ लिया, सुबह उठते रिवीजन कर ली, थोड़ा पढ़ लिया 1-2 घंटे, उसके बाद ये काम करेंगे तो ब्रेक वाले टाइम में हमारा ये काम हो जाएगा, तो हमारा टाइम थोड़ा बचेगा। इस तरह से आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने दिन में कि कैसे कैसे टाइम को चुरा के मैं पढ़ाई में डालूँ,
तभी ये बात बनेगी। ठीक है, आपको ये प्लान करना होगा कि कब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा। कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको ये पास ये आइडिया होना चाहिए कब तक क्या चीज़ें कराई जाएंगी, आप किस तरह से करना चाहते हो। ठीक है, कई बार लाइव क्लासेस में आपको इंटरेस्ट आता है, लेकिन कई बार टाइम कम होने की वजह से हमें रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी पड़ती है कि जल्दी जल्दी निपटाना है, जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये सब आपको ही प्लान करना पड़ेगा, ये आपके लिए कोई प्लान नहीं कर सकता। मॉक टेस्ट की बात करें, देखो कोई टारगेट नहीं है कि इतने मॉक्स करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। बाकी कोशिश करो अपना मार्च 31 तक पूरा ही कोर्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद अप्रैल में आपका पेपर है, 10 दिन है स्टार्टिंग के, वो 10 दिन 1 से लेकर 10 अप्रैल तक तो रोज के 2 मॉक्स देना। मार्च में भी कोशिश करना कि हर दूसरे दिन तो 1 मॉक दे ही देना। ठीक है, मॉक टेस्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पे टाइम का इशू रहेगा आपके साथ। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत है? नहीं, अभी कोई भी मॉक देना जब तक तैयारी पूरी ना हो जाए, मॉक देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तैयारी नहीं, आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे, डिमोटिवेशन आएगी। अभी महीने में 1 मॉक देख सकते हो, जैसे अभी तैयारी कर रहे हो, आज प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, अगर नहीं देखा प्रीवियस ईयर पेपर देखा CHSL का कैसा है, 1 मॉक दिया, देखा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर, जितने भी आ रहे हैं वो देख लिया। फिर अगले महीने मॉक दो, अगले महीने में आप देखोगे इसमें इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, 120 से क्या आप 140 से 135 पे पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे, फिर उससे अगले महीने मॉक दो। और मार्च के महीने में आपको रेगुलरली मॉक्स पे आना है, ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक दे सकते हो, वीकेंड्स पे तो देना ही देना है। और अप्रैल में 1 से लेकर 10 तक डायरेक्ट मॉक्स चलेंगे, रोज के 1 या 2 मॉक। सोशल मीडिया की नेगेटिव साइड से बचना है। इंस्टाग्राम चाहो तो अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टाग्राम मुझे इतनी अच्छी एप्लीकेशन नहीं लगती, इवन मैं भी हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं बहुत ही कम चलाता हूँ। सोचा था बीच में चलाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मजा आया नहीं इंस्टाग्राम में। राइट, क्योंकि होता क्या है कि हम सर्फ ही करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम कब निकल गया पता नहीं। नेट पे इतनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मान लो कोई क्रिकेटर है, उसके कुछ हो गया, राइट, इज दिस इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू यू? नो। कोई बॉलीवुड स्टार है, कोई बीमार पड़ गया बॉलीवुड स्टार, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट हो गया, उसका बच्चा हो गया, क्या उससे आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। आपको पता चल गया हाँ ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन, वो जनरल नॉलेज आपके काम की नहीं है? दिस इज वेस्ट डेटा। ठीक है, ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, इवन कई बार तो फेस्टिवल्स का भी ध्यान नहीं जाता कि आज ये फेस्टिवल है, ये वो फेस्टिवल है, चल रहा है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक है, हम हर चीज़ को नहीं देख सकते यहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो जहाँ जहाँ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपके काम की नहीं है, उन चैनल्स से दूर हटो। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करोगे तो दिमाग पे आपको बर्डन बनाएगा, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, नहीं CGL एग्जाम तो 4 साल में ही क्रैक होगा, CGL एग्जाम तो 3 अटेम्प्ट से पहले क्लियर नहीं होता। भाई हमने भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, CGL एग्जामिनेशन 1 बार की में अटेम्प्ट क्लियर किया हुआ है हमने, राइट। और बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग फर्स्ट टाइम, आप देखोगे CGL 2017 जो टॉप करने वाला एस्पिरेंट है कौशिक भाई, उनका इंटरव्यू भी लिया था चैनल पे, फर्स्ट टाइम में AIR 1 लेके आए। CGL 2018 प्रशांत अग्रवाल जो जिनकी ऑल इंडिया रैंक बनाने वाली है, वो भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था उन्होंने, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टॉप कर रहे हैं एग्जाम को। तो आप बिल्कुल भी ये मत समझो कि आप नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइमर्स ही ज़्यादातर देखा गया टॉप करते हैं, राइट। तो अब बहुत अच्छे से तैयारी करो, पीयर प्रेशर में आके कि नहीं होगा, नहीं करना। जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे कि नहीं हो सकता है तो बहुत मुश्किल होगा, उनसे दूर हटो। ठीक है, अपने दोस्त वैसे बनो जो एक्चुअली डेडिकेटेड हो इस एग्जाम को लेके, जिन्हें एक्चुअली में फैक्ट्स पता हो। ठीक है, उन लोगों से दोस्ती ज़्यादा मत रखो जिन्होंने अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, जो बार बार लगातार फेल हो रहे हैं, वो आपको भी फेल होने के चांसेस दे सकते हैं वो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक तरीका है, हमारे माइंड में एक बिहेवियर बन चुका है कि हम इस तरह से तैयारी करेंगे, और उस तरह से अगर हम फेल हो रहे हैं इसका मतलब उस तैयारी में कोई गड़बड़ है, लेकिन हम वो सोच ही नहीं पाते कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस वायरल होंगे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, उन क्वेश्चंस को नहीं देखना। आपको अपने प्लान से चलना है, ना कि किसी ने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया कि इसका सॉल्यूशन बता दो, मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, लगे हुए 1 घंटे तक टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, ये काम आपको नहीं करना। अपना एक रूटीन बनाओ, जो मेंटर्स आपने सोचे हुए हैं कि हाँ ये तैयारी करेंगे, किसी से भी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो या किसी से भी मेंटर से पढ़ रहे हो, उन पर भरोसा रखो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही चलो। लेकिन अपने मेंटर से ये जरूर पूछना कि सर कोर्स कैसे कंप्लीट कराओगे, कैसे कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट होगा, और उसके बाद क्या क्या प्लानिंग है। ठीक है, डिस्कशन होना जरूरी है मेंटर से, वरना चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक कब चली जाए पता नहीं चलता। तो दैट्स ऑल। बाकी अनअकैडमी से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो RB10 कोड यूज करना है, जिससे कि सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।